दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने परसीमन आयोग को देखा है। इस वीडियो में देखते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान, यानी एससी एसटी और ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान को भी किया गया है। आइए इसी पे चर्चा आज करते हैं। आर्टिकल 338 में एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाए। एससी एसटी के लिए ऐसा कहा गया है, कोई एससी एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। यह आर्टिकल 338 में कहा गया है। तो एससी एसटी के बारे में थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। 1978 में सरकारी आदेश से एससी एसटी आयोग बना। यह गैर संवैधानिक था, संवैधानिक नहीं था, गैर संवैधानिक था। 1978 में एक सरकारी आदेश पारित हुआ था और कहा गया था एससी एसटी एक आयोग बनाओ, तो एक आयोग बना था। इसके बाद 1990 में 65वां संविधान संशोधन होता है। इसमें एक राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग की स्थापना की जाती है। यह एक संवैधानिक था। 1978 में जो गैर संवैधानिक था, 1990 में एक संवैधानिक था। इसके बाद सन 2003 में 89वां संविधान संशोधन होता है। इसके द्वारा, यानी सन 2003 में जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा दो पृथक आयोग बने जो सन 2004 से अस्तित्व में आए थे। 1978 में जो बना था गैर संवैधानिक था, 1990 में संवैधानिक था। जो सन 2003 में 89वां संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था, वो सन 2004 से अस्तित्व में आया था। इसमें दो पृथक आयोग बने थे, अलग अलग। अब देखते हैं आर्टिकल 338। इसमें एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। यानी कि पूछा जाए दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 338 में है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस में है, तो 338 ए में है। ये इंपॉर्टेंट जितने भी इसमें दोस्त मिलेंगे आपको आर्टिकल, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। संरचना देखते हैं, संरचना क्या है इनकी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसकी संरचना देखते हैं। इसमें NCSC, यानी इसमें 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष होगा, इसके बाद उपाध्यक्ष होगा तथा इसमें 3 सदस्य होंगे। ये सभी 5 सदस्यों को मिलाकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, इसमें भी 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। यदि नियुक्ति देखा जाए आयोग की, उनके सदस्यों की, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। सेवा शर्तें तथा कार्यकाल भी राष्ट्रपति के द्वारा ही तय किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। जितने भी सदस्य होते हैं इस आयोग के। अनुसूचित जाति के कार्य एवं शक्तियां क्या है? अनुसूचित जाति के जो आयोग हैं, इनकी कार्य एवं शक्तियां क्या है? अनुसूचित जाति की आयोग के जो कार्य हैं एवं शक्तियां इनका क्या है? यानी संविधान द्वारा एससी के लिए संरक्षण के लिए जो भी प्रावधान है, इसकी निगरानी और मूल्यांकन करती है। यानी यह आयोग संविधान द्वारा जो भी संरक्षण दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, इसकी निगरानी और मूल्यांकन इस अनुसूचित जाति के आयोग का कार्य है, इसकी शक्ति है। इसका मूल्यांकन करना, निगरानी करना। सरकार द्वारा एससी के लिए, एससी के संदर्भ में उठाए गए सभी कार्यों की समीक्षा भी करती है यह आयोग, निगरानी करती है तथा इसका मूल्यांकन करती है। संविधान द्वारा जो दिए गए प्रावधान सरकार द्वारा सबका आयोग करता है। योजना बनाने में एससी के हितों के संदर्भ में भागीदारी करता है एवं सिफारिश भी यह देता है। जो यह आयोग है, योजना में एससी के हित के लिए भागीदारी करता है संदर्भ में इसके,
सिफारिश भी करता है। एससी के हितों के उल्लंघन की शिकायतें भी यह सुनाता है। यह सुनाना दीवानी न्यायालय की शक्तियां भी होती हैं। यह दीवानी न्यायालय में इनके उल्लंघन की शिकायतों को भी यह सुनाता है। राष्ट्रपति द्वारा एससी के संबंध में सौंपे गए कार्य आदि को भी यह देखता है, प्रतिवेदन देता है। यानी वर्ष में एक बार राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन देता है कि क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, इसका प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति को यह देता है। यह एससी आयोग। इसके बाद देखते हैं एसटी जो आयोग है, इसके कार्य एवं शक्तियां। यह क्या क्या करता है, यानी संविधान तथा अन्य विधि या आदेश में एसटी से संबंधित जो किया गया है कार्य, उसका जांच पड़ताल करना, निगरानी करना, समीक्षा करना तथा इसका क्रियान्वयन कर इसका मूल्यांकन करना इसकी कार्य एवं शक्ति है। एसटी के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों को समीक्षा एवं सिफारिश भी करता है। योजनाओं एसटी के संदर्भ में या भागीदारी एवं सलाह भी देता है। योजनाओं में एसटी के संदर्भ में भागीदारी करता है और सलाह भी देता है। एसटी के हितों के लिए उल्लंघन से संबंधित शिकायतें भी यह सुनता है और राष्ट्रपति द्वारा एसटी से संबंधित सौंपे गए कार्य को भी यह करता है। सन 2005 में अन्य कार्य भी इसको सौंपे गए हैं। एसटी को जो एसटी आयोग है, इसको अन्य कार्य भी सौंपे गए हैं। आपको ये भी कार्य करना है, क्योंकि जैसे लघु उपज पर यानी लघुवन उपज पर एसटी का अधिकार होना चाहिए। कानून के अधीन खनिज एवं जल संसाधन पर भी अधिकार होना चाहिए। जो लघुवन है, छोटे छोटे लघु हैं वन, इसके उपज पर एसटी का अधिकार होना चाहिए। छोटे वनों की बात कर रहे हैं, छोटे वन। कानून के अधीन खनिज एवं अन्य संसाधन पर भी अधिकार है इनका, इसका भी कार्य करता है। झूम खेती को कम करें, इसका उपाय आदि भी इसके कार्य सौंपे गए। सहायता एवं पुनर्वास की भी सहायता का कार्य करना, यह भी इस आयोग का कार्य है एसटी के लिए। पेशा एक्ट का पालन कराए, यह भी इसका मुख्य कार्य है। एसटी आयोग का यह कार्य है। एससी और एसटी देख लिया दोस्तों। अब देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी में इसका कार्य क्या है। ओबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आर्टिकल 338 में किया गया। आर्टिकल 366 में एससी एसटी की परिभाषा है। 338 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है और यह बताया गया है यह एक संवैधानिक निकाय है। जैसे आर्टिकल में बात की जाए तो एससी एसटी और ओबीसी का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 341 में एसटी का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया गया। आर्टिकल 342 में एसटी के लिए, आर्टिकल 342A में पिछड़ा वर्ग के इनके लोगों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संसद राष्ट्रपति द्वारा जारी सूचना, जो भी राष्ट्रपति द्वारा जारी सूची में संसद जातियों को हटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। संसद राष्ट्रपति द्वारा जारी सूची में जातियों को हटा एवं बढ़ा सकती है। यानी राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्टिकलों में एससी एसटी एवं पिछड़ा वर्ग ओबीसी का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। एक 105वां संविधान संशोधन होता है। यह 127वां विधेयक है। सभी विधेयक दोस्त पारित नहीं हो पाते हैं।
तो 127वां विधेयक था लेकिन यह 105वां संविधान संशोधन माना जाता है। 105वां संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग की सूची राज्य भी बना सकेंगे, ऐसा इसमें कहा गया। आइए थोड़ा इतिहास देखते हैं। आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग की दशाएं अन्वेषण के लिए आयोग गठित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग की दशा अन्वेषण के लिए आयोग गठित कर सकता है, यह आर्टिकल 340 में कहा गया। 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ा वर्ग को जाति के आधार पर बनाकर सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग कहा और सभी महिलाओं को पिछड़ी कहा। इस काका कालेलकर आयोग ने पिछड़ा वर्ग को जाति के आधार पर बनाकर जो सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग हैं, कहा कि जो ये ओबीसी हैं ये सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग हैं तथा सभी महिलाओं को पिछड़ी हैं, कहा गया सभी महिलाएं भी पिछड़ी हैं। इसके बाद 1979 में मंडल आयोग आता है। इसकी अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसकी अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। मंडल आयोग के समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो इसने पिछड़ा वर्ग जाति को आधार माना। आरक्षण की जो बात इन्होंने कही कि 27% सरकारी सेवा में इन्हें आरक्षण दिया जाए, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कही। एससी एसटी को छोड़कर इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कही मंडल आयोग ने। इसके बाद 1980 में रिपोर्ट इसकी आई थी। 1979 में जो मंडल आयोग गठित किया गया था, इसकी आयोग रिपोर्ट 1980 में आई। 1990 में बीपी सिंह की सरकार आई तो मंडल आयोग की सिफारिश को इन्होंने लागू कर दिया। इसके बाद 1992 में इंदिरा साहनी केस आता है। मंडल केस इसे कहते हैं। 1992 ईस्वी में इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी ने इस पर केस किया। इसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एससी ने यही निर्णय दिया कि ओबीसी का 27% आरक्षण लागू रहेगा लेकिन क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा, ऐसा इस निर्णय में कहा गया। इंदिरा साहनी केस जब इन्होंने किया था। रामानंदन समिति बनती है 1993 ईस्वी में। इन्होंने क्रीमी लेयर की पहचान हेतु बनाया गया कि क्रीमी लेयर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसकी जांच के लिए रामानंदन समिति गठित की गई। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित किया गया कि 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होगी। इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए एक अस्थाई आयोग बनाया जाए, ऐसा इन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए एक अस्थाई आयोग बनाया जाए। फिर क्या हुआ, संसद ने 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अधिनियम 1993 पारित किया संसद ने, और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में की गई। यह एक विधिक संस्था थी। जो यह पिछड़ा वर्ग आयोग है, यह विधिक संस्था थी 1993 में जो यह बनी। इसके बाद 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में होता है, सन 2018 में, तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को आर्टिकल 338 बी में स्थान दिया गया कि आर्टिकल 300 में इसको स्थान दिया गया 338 बी में, और यह बताया गया यह एक संवैधानिक निकाय है। इनको संवैधानिक निकाय बना दिया गया, यानी यह एक संवैधानिक निकाय बन गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को आर्टिकल 338 बी में स्थान दे दिया गया। आइए देखते हैं इसकी संरचना। इसमें भी 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा,
3 सदस्य होंगे, सेम टू ST SC ST की तरह। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। कार्यकाल एवं सेवा शर्तों पर बात किया जाए तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी और 3 वर्ष होगा SC ST आयोग की तरह। देखते हैं कार्य क्या है। संविधान अन्य विधि आदेश पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रावधानों कार्यों की निगरानी करेगा, इसका समीक्षा करेगा तथा मूल्यांकन करेगा। पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी करना एवं योजना हेतु सिफारिश भी देना इस पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्य है। सरकार के पिछड़ा वर्ग से संबंधित सभी कदमों का मूल्यांकन करना आदि भी इस पिछड़ा वर्ग का कार्य है। यानी इसके विभिन्न कार्य हैं। कोई भी आदेश होता है पिछड़ा वर्ग से संबंधित, इस प्रावधान के कार्यों को निगरानी करना, मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी करना तथा योजना हेतु सिफारिश भी देना है। सरकार के पिछड़ा वर्ग से संबंधित सभी कदमों का मूल्यांकन करना भी इसका कार्य है। तो दोस्त ऐसा SC ST OBC जो आयोग गठित हुआ था इसका, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो आगे क्लास अगली वीडियो में तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।